कर्नाटक का दूसरा युद्ध काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने कहा था कि कर्नाटक के क्षेत्र में अंग्रेज और फ्रांसीसी 3 बार युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने आए। पहला युद्ध और तीसरा युद्ध, मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसके कारण भारत के नहीं थे, क्योंकि उनकी जो जड़ें थी वे जड़ें यूरोप में थी। यूरोप में संघर्ष शुरू हुआ और वहां लड़ाई शुरू हुई, और जैसे ही यहाँ पर इनको लगा कि उनके पास अब शक्ति है, तो उन्होंने भारत के क्षेत्र में लड़ाई शुरू कर दी। तो और जैसे ही यूरोप में संधि हो गया, भारत में लड़ाई समाप्त हो गई। तो पहला युद्ध और तीसरा युद्ध के कारण भारत में विद्यमान नहीं थे, उनके कारण यूरोप में थे। लेकिन जो दूसरा युद्ध है वह, इसके 2-3 चीज हमको बहुत पहला दूसरा युद्ध के कारण भारत में विद्यमान है, और भारत की आंतरिक राजनीति का फायदा यूरोपीय शक्तियों ने लेना शुरू किया, और जिसके कारण से यह दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और एक चीज और हमको काफी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, और वह कि कहीं न कहीं इसके जो परिणाम, पहला युद्ध के जो कारण है वह प्रथम कर्नाटक युद्ध में छुपे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा था कि पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति यूरोप में जो संधि हो गई एक्सला चैपल की 1748 में, उस संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो रहा है। मद्रास को वापस कर दिया गया अंग्रेजों को, जो व्यवस्था थी यथा स्थिति बरकरार रखी गई। तो चूंकि इंग्लैंड में समझौता हो गया, वहां यूरोप में समझौता हो गया, और समझौते की नीति को भारत में लागू की गई। तो उसके तहत हम देख रहे हैं कि एक शांति स्थापित हो रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य के संघर्ष में। और उसके साथ ही जो विजित क्षेत्र थे उनको वापस कर दिया गया। लेकिन प्रथम युद्ध में डुप्ले ने जो महसूस किया, वह उसकी जो नीति है उस नीति को उसने दूसरे युद्ध में अपना पड़ा। पहला युद्ध में हमने देखा था कि डुप्ले ने जब मद्रास पर अधिकार किया था, और मद्रास पर अधिकार करने के बाद उस समय कर्नाटक के जो नवाब थे, उस कर्नाटक के नवाब ने कोशिश की कि वह मद्रास को उसको सौंपे। अनवरुद्दीन ने बार बार रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी डुप्लेन ने जब नहीं सौंपा तो उसने अपनी पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में एक सेना भेज दी, और लड़ाई हुआ अड्यार नदी के किनारे, जिसको सेंथोम का युद्ध कहते हैं। और उसमें हम देखें कि बहुत छोटी यूरोपीय सेना ने भारत की सेना को पराजित कर दिया। वहां डुप्ले का मनोबल काफी बड़ा था, और उसको लगा कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप का एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। भारत में अगर अपने वाणिज्य और व्यवसाय को बढ़ाना है तो उसके लिए भारत में राजनीतिक शक्ति को लागू करना होगा, और यही डुप्ले, और इसके लिए वह वैसे अवसर की तलाश में था ताकि देसी जो यहाँ की रियासत है, यहाँ के देसी राजा हैं, उनके आंतरिक मामले में दखल करना है। अगर वैसा कुछ मौका मिलता है तो उसका फायदा उठाकर वह अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको साबित करना है। तो डुप्ले ने महसूस किया था। और दूसरा, उसने प्रथम युद्ध के बाद यह महसूस हो चुका था कि यूरोप की एक छोटी भी सेना जो प्रशिक्षित है, अत्याधुनिक है, जिसके पास आधुनिक अस्त्र हैं, वह भारत की बड़ी जो सेना है राजाओं की, उनको हरा सकती है।
यह प्रथम कर्नाटक युद्ध से यह साबित हो चुका था। तो डुप्ले इसको भी देख रहा था और इसीलिए वो कहीं ना कहीं भारत में राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने की उसकी मांग थी। प्रथम युद्ध में हमने यह भी देखा था कि चूंकि यह सभी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे फ्रांसीसियों के पांडिचेरी में हो या अंग्रेजों के मद्रास में हो, दोनों समुद्र के किनारे थे और इसीलिए युद्ध तभी हो रहा है जब दोनों के पास बाहर से सामुद्रिक मदद आ रहा है। अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में तब तक युद्ध नहीं कर रहे हैं जब तक ब्रिटिश जो शाही जहाज है वो भारत नहीं पहुंचते, और वो पहुंचने के बाद उन्होंने पांडिचेरी के आसपास के क्षेत्र अधिकार कर लिया। बाद में डुप्ले ने मॉरिशस खबर भेजी, वहां लाबुर्दिने आ रहा है, और तब उसने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो जिसकी नाविक शक्ति या सामुद्रिक शक्ति सबसे मजबूत है, वह कहीं ना कहीं भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। और यहाँ एक चीज देखनी होगी कि अगर फ्रांसीसी और अंग्रेजों की हम बात करें तो इस मामले में अंग्रेज फ्रांसीसियों से ज्यादा बेहतर थे। तो यह कहीं ना कहीं यह भी निर्धारित कर रहा है कि भारत में कौन शासन करेगा, अंग्रेज शासन करेंगे या फ्रांसीसी शासन करेंगे। तो इन दोनों शक्तियों में, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों शक्तियों में निश्चित होना था कि भारत का भावी निर्माता कौन होगा, कौन भारत की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित। तो एक सबक उसने ली थी उससे, और उसके बाद अनवरुद्दीन की हार से, जैसा कि मैंने अभी कहा था। अब देखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि क्या बन रही है, क्यों द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो रहा है। इसके लिए हमको हैदराबाद और कर्नाटक दोनों की राजनीतिक स्थिति को देखना। इन दोनों की अगर हम राजनीतिक उस समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, अगर उसको हम देखें तो बेहतर ढंग से समझ में आए। पहले कर्नाटक युद्ध के समय ही हमने देखा था कि मराठों ने 1741 में कर्नाटक पर आक्रमण किया था। कर्नाटक का जो नवाब था दोस्त अली, उसकी हत्या हो गई थी। चांद साहब जो उनके दामाद थे दोस्त अली के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मराठी इनको लेकर सतारा चले गए थे, और इस तरह से कर्नाटक का क्षेत्र राजनीति का व्यवस्था का क्षेत्र था। बाद में दोस्त अली का जो बेटा था सफदर अली, उसने मराठों को यह आश्वासन दिया कि भाई हम 1 करोड़ रुपया देंगे आपको, और उस आश्वासन में मराठों ने उसको छोड़ दिया। तो सफदर अली मराठों के आक्रमण के बाद कर्नाटक का नवाब बनता है, लेकिन आगे चल के उसके ही संबंधियों ने उसकी हत्या कर दी। और तो ऐसी परिस्थिति में कर्नाटक में जो अव्यवस्था था, सामान्यतः जो निजाम है वो कर्नाटक के क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन जब सफदर अली की हत्या हो गई तो निजाम को लगा कि इस कर्नाटक की अव्यवस्था का लाभ उसको उठाना चाहिए, और इसलिए निजाम ने कर्नाटक के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। उसने अपने ही विश्वास पात्र व्यक्ति अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब, और अब हम देखेंगे कि यही अनवरुद्दीन जो डुप्ले से पराजित होता है, कहीं इस समय कर्नाटक का नवाब है जब सेकेंड कर्नाटक युद्ध शुरू हो रहा है। अनवरुद्दीन ही वहां का नवाब हमको दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट, परिस्थितियां क्यों विकट होती हैं। तो जिस चंदा साहब को अंग्रेजों ने 1741 में गिरफ्तार किया था, उनको 7 वर्ष के बाद यानी 1748 को उनको छोड़ दिया। अब उनके छोड़े जाने से कर्नाटक में 2 दावेदार हो गए। अनवरुद्दीन को, चूंकि वह निजाम का आदमी था, इसीलिए कर्नाटक के लोग अनवरुद्दीन को पसंद भी नहीं कर रहे थे।
और चांद साहब ने वहां के नवाब के पद पर अपना जो दावेदारी थी, अपनी दावेदारी ठोक दी। तो इस तरह से अब नवाब के पद के दो दावेदार हो गए, कर्नाटक के नवाब के पद के दो दावेदार हो गए, एक चांदा साहब और दूसरे अनवरुद्दीन जो उस समय नवाब। तो एक समस्या आंतरिक संघर्ष की कला की यह निर्मित हो रही है। और दूसरी तरफ यही स्थिति हैदराबाद में निर्मित हो रही है, क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम थे, निजामुल मुल्क, उनकी मृत्यु हो रही है 1748 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। उनके मरने के बाद अगला निजाम कौन होगा, उसको लेकर निजामुल मुल्क के जो पुत्र हैं नासिर जंग और उनके जो पौत्र हैं, यानी बाप और बेटे के बीच में निजाम बनने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तो दो जगह संघर्ष शुरू हो रहा है, एक कर्नाटक में और दूसरा हैदराबाद में निजाम के क्षेत्र में। यह वह अवसर है जिसको डुप्ले अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता है, और इसीलिए उसने एक गुप्त समझौता किया। पहला चांद साहब को मिलाया और दूसरा मुजफ्फर जंग को मिलाया। चूंकि यहाँ पर नासिर जंग ने अपने आप को नवाब घोषित, निजाम घोषित कर दिया, मुजफ्फर जंग अपने बेटे को कैद में डाल दिया, इसलिए डुप्ले ने एक नीति सोची और उसने एक गुप्त समझौता चांद साहब और मुजफ्फर जंग, इन दोनों के साथ मिलकर एक गुप्त समझौता किया। अंग्रेज अभी तक काफी पीछे हैं, अंग्रेज डुप्ले की इस नीति को समझ नहीं पाए और उस डुप्ले ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने एक गठबंधन बना लिया चांद साहब के साथ और नासिर जंग के साथ, सॉरी मुजफ्फर जंग के साथ, और इस गठबंधन के कारण ये तीन पक्षीय गठबंधन हो गया, मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसी कंपनी का। अब इनका उत्तरदायी था कि किस तरह से चांदा साहब को कर्नाटक में अर्काट का नवाब बनाया जाए और मुजफ्फर जंग को, नासिर जंग को हटाने के बाद हैदराबाद का निजाम बनाया जाए। डुप्ले के लिए एक डुप्ले का उत्तरदायित्व था कि वह इस संघर्ष में कूदे, भारत की राजनीति में कूदे और ये उसको अमली जमा पहुंच पाना। सबसे पहले उसने चांद साहब और फ्रांसीसी सेना उस आगे बढ़ी है और उसने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण। अनवरुद्दीन उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, हालांकि वो पराजित होता है और वह मारा जाता है। 3 अगस्त 1749 की। तो 3 अगस्त 1749 के समय अनवरुद्दीन की पराजय, यह ठीक है, युद्ध है बैटल ऑफ अंबर का, जिसमें अनवरुद्दीन की पराजय होती है और मारा जाता है। और यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध में पराजय के साथ आधा जो कूटनीति है डुप्ले की, वो डुप्लेक्स की आधी नीति सफल हुई, क्योंकि वह अपने मनपसंद व्यक्ति चांदा साहब को कर्नाटक में बैठाने में सफल रहा। अब कर्नाटक में चांद साहब को तो उसने बना दिया, लेकिन अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, यह मोहम्मद अली भागकर कहाँ चला गया, तिरुचिरापल्ली चला गया। यहाँ पर यह चूक हो गई किसे, डुप्लेक्स से। अगर वह मोहम्मद अली को उसी समय या तो शांति समझौते से या उसको समाप्त कर दिया होता तो पूरा कर्नाटक का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो समाप्त हो जाता, और तब भारतीय राजनीति में फ्रांसीसी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में रहते हैं। अंग्रेज भारत में, अंग्रेजों के सत्ता का विस्तार संभव नहीं था, अंग्रेज संभव था कि उसके बाद भारत से चले गए रहते, लेकिन गलती हो गई कि मोहम्मद अली को वह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया और मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली चला गया। और तब डुप्लेक्स ने मोहम्मद अली के पीछे में एक फ्रांसीसी सेना भेज दी
और फ्रांसीसी सेना मोहम्मद अली को घेरने के लिए ये तिरचिनापल्ली गई। अनवरुद्दीन, चूंकि चांदा साहब नवाब बन चुके हैं कर्नाटक के, तो चांदा साहब की सेना फ्रांसीसी सेना के साथ तिरचिनापल्ली का घेरा डाले हुए है ताकि मोहम्मद अली को पकड़ा जा सके और जो चुनौती है कर्नाटक की वो समाप्त। अभी तक अंग्रेज हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल हैं। उन्होंने डुप्ले की नीति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। उनको समझ में भी नहीं आया कि डुप्ले की जो चाल है वो बहुत गहरी चाल है और वह अगर उसकी यह नीति सफल होती है तो कहीं अंग्रेजों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अंग्रेजों ने केवल जो हैदराबाद के निजाम थे नासिर जंग, उनको कहा कि आप मोहम्मद अली का मदद कीजिए, उसकी मदद के लिए सेना बचाइए, लेकिन अंग्रेजों ने खुद आगे बढ़कर अपनी सेना के साथ और नासिर जंग के साथ मिलकर मोहम्मद अली को भी बचाने और नासिर जंग को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर अंग्रेज उसी समय नासिर जंग के साथ समझौता कर लिया होता और मोहम्मद अली के साथ समझौता कर लिया होता तो एक दो गुट बन जाता। एक गुट फ्रांसीसियों के अधीन जिसमें होते चांदा साहब और मुजफ्फर जंग, और दूसरा और साथ में फ्रांसीसी, और दूसरा गुट होता अंग्रेजों का जिसमें नासिर जंग और मोहम्मद अली होते। लेकिन अंग्रेज इसको वह अमली जमा अपने नीति को नहीं पहुंचा पाए और इसीलिए इस मौके का फायदा फ्रांसीसियों ने उठाया और दिसंबर 1750 में कर्नाटक की सेना और फ्रांसीसी सेना ने आक्रमण किया हैदराबाद पर। निजाम नासिर जंग पराजित हुआ, मारा गया और मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। ये दिसंबर 1750 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों जो चीज डुप्ले चाहता था वो सभी बातें पूरी हो। पहला पूरा हो गया कि वह अपने मनपसंद व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बना दिया। दूसरा, अपने मनपसंद व्यक्ति मुजफ्फर जंग को वह उसने दक्कन की सूबेदारी दे दी, वह निजाम बना दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक डुप्ले की जो नीति है उसकी कोई तुलना नहीं। और मुजफ्फर जंग को निजाम बनाने के बाद मुजफ्फर जंग इतना खुश हुआ कि उसने 50 लाख रुपया फ्रांसीसी कंपनी को दिया, 50 लाख रुपया फ्रांसीसी जो सैनिक ट्रूप्स हैं उसको दिया, 2 लाख रुपया डुप्लेक्स को दिया और 1 लाख रुपया के जागीरदारी डुप्लेक्स को दिया। इसके अलावा उसने डुप्लेक्स को इनाम में कृष्णा नदी के दक्षिण के सभी मुगल क्षेत्र, मानी कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था वह डुप्लेक्स को इनाम में दिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी दिसंबर 1750 तक डुप्लेक्स काफी सफल रहा है। इसके अलावा उसने पांडिचेरी और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र भी उसको सौंप। यह स्थिति काफी अच्छी है डुप्लेक्स के लिए और इसीलिए उसने निजाम की मदद के लिए एक बहुत ही अपने विश्वसनीय और काफी कुशल जो फ्रांसीसी सेना नायक था बुशी, उसको हैदराबाद में स्थित कर दिया और ताकि हैदराबाद के निजाम मुजफ्फर जंग की वो रक्षा करे, उनकी मदद करे सैनिक रूप से। तो वहां फ्रांसीसी सेना बुशी के नेतृत्व में ये हैदराबाद में रही और उसकी सेना के खर्च के लिए वह शक्ति देता था। तो अभी तक की जो स्थिति है वह पूरे दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का वर्चस्व स्थापित हो चुका। खतरा था अंग्रेजों को, क्योंकि जिस तरह से फ्रांसीसियों का वर्चस्व बढ़ रहा था उनके लिए चुनौती थी कि किस तरह से अब जो मद्रास का क्षेत्र था वह मद्रास का क्षेत्र उनके हाथ से निकल सकता था। लेकिन परिस्थितियां बदली, क्योंकि डुप्लेक्स की जो कूटनीति है अभी तक काफी
सफल रहा है। डुप्ले यह भी कोशिश करता रहा इस बीच में कि वह मोहम्मद अली से समझौता करता रहा, उसकी वार्ता होती रहती थी, लेकिन वह उसमें अपने तक अभी तक सफल नहीं हुआ। इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, चूंकि अंग्रेजों को अब उनका जो प्रमुख केंद्र था मद्रास, उस पर खतरा नजर आने लगा था। और इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हमको दिखाई पड़ रहा है, वह दिखाई पड़ रहा है कि एक बहुत ही सक्षम अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स मद्रास पहुंचा और उसने सितंबर 1750 में पदभार ग्रहण किया। उसने पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले अंग्रेजी क्षेत्र को बचाने के लिए एक कोशिश शुरू की कि किस तरह से ब्रिटिश क्षेत्र को बचाया जाए, और इसलिए उसने एक समझौता किया। मोहम्मद अली जो मैसूर के शासक थे, इसके अलावा उसने समझौता किया तंजौर से और मराठों से, मुरारी राव के नेतृत्व में मराठों से। तो एक गठबंधन उसने बनाया मोहम्मद अली के साथ, इन लोगों के साथ, कि किस तरह से इस गठबंधन के द्वारा फ्रांसीसियों को चुनौती दी जाए। हालांकि ये अभी तक काफी लेट हो चुका है, क्योंकि 1.5 वर्ष बीत चुका है जब तक कि, क्योंकि डुप्ले अब दोनों जगह सफल हो चुका है, कर्नाटक में भी, हैदराबाद में भी, पूरे दक्कन के क्षेत्र में उसका फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ चुका था। लेकिन अंग्रेजों ने सैंडर्स के नेतृत्व में अब एक कदम उठाया फ्रांसीसी प्रभाव को रोकने के लिए, मद्रास को बचाने के लिए, जो अंग्रेजों का प्रभुत्व है उसको बचाने के लिए, और गठबंधन बनाया वही तंजौर के साथ, मैसूर के साथ, मोहम्मद अली के साथ और मराठा मुरारी राव के नेतृत्व में। और इस गठबंधन बनाने के बाद उसने मोहम्मद अली से कहा कि आप डुप्लेक्स से बात करते रहो, ताकि डुप्लेक्स से बात होती रहेगी तो उस बातचीत के आड़ में हम अपनी तैयारी करते हैं। जब डुप्लेक्स ने यह देखा तो उसने मोहम्मद अली को घेरने के लिए लॉ के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना, और इस फ्रांसीसी सेना के जाने के बाद हम देख रहे हैं कि जो फ्रांसीसी सेना पहुंची है तो उसने तिरुचिरापल्ली का घेरा डालने का प्रयास किया। इस समय एक और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है, रॉबर्ट क्लाइव, जो आगे चल के लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना गया, जिसने पलासी को का युद्ध विजय किया और भारत में काफी प्रसिद्ध रहा बंगाल के गवर्नर के रूप में। रॉबर्ट क्लाइव ने एक प्रपोजल दिया कि अगर तिरुचिरापल्ली पर फ्रांसीसियों के दबाव को, लॉ के नेतृत्व में जो सेना आई है उसके दबाव को कम करना है, तो सबसे पहले कर्नाटक की जो राजधानी है जहां चांदा साहब बैठे हुए हैं उस पर अटैक कर, क्योंकि वहां पर जैसे ही आक्रमण होगा तिरुचिरापल्ली में जो कर्नाटक की सेना है उस सेना को कुछ भेजना पड़ेगा। हालांकि यहाँ जो रॉबर्ट क्लाइव बात कर रहा है उस बात को बहुत पहले से मोहम्मद अली खुद कह रहा था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और क्लाइव के नेतृत्व में ही एक सेना भेजी गई। हालांकि क्लाइव बहुत एक छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ, केवल उसमें 200 प्रशिक्षित अंग्रेज थे और 300 भारतीय थे, एक छोटी सेना के साथ उसने आर्काट पर आक्रमण किया। इधर हम देख रहे हैं कि जैसे ही आर्काट पर विजय हुआ, लॉ जिसको तिरुचिरापल्ली को विजय करने के लिए भेजा गया था वो तिरुचिरापल्ली से भाग गया और भागकर वो उसने श्रीरंगम में शरण ली, और जिसका परिणाम रहा कि तिरुचिरापल्ली भी निकल गया और इधर आर्काट का जो क्षेत्र अभी तक क्लाइव के द्वारा विजित किया गया था वह डुप्लेक्स के विजय के बाद फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी पराजय थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाद में अंग्रेजी सेना ने 9 जून 1752 को श्रीरंगम पर आक्रमण किया। लॉ और उसके सैनिक पकड़े गए, उनको कैदी बना लिया गया।
बाद में कनाया आर्काट पर जो आक्रमण हुआ था, चांद साहब को आत्मसमर्पण किया गया और उनकी हत्या कर दी। तो अभी तक जो नीति थी वह नीति डुप्ले की नीति अब लगता है कि विफल होती चली गई, क्योंकि उसके जो सैनिक थे, अधिकारी थे, चाहे लॉ हो, उन्होंने उनमें वह योग्यता नहीं थी जो क्लाइव में थी। अगर क्लाइव जैसी वीरता और योग्यता लॉ दिखाता और तिरुचिरापल्ली का घेराव अगर सफल कर पाता, तो संभव था कि आर्काट की विजय क्लाइव नहीं कर पाता। लेकिन जिस तरह से लॉ वहां से भाग गया वो और उसने कायरता दिखाई, वह कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। तो क्लाइव के समान उसके पास योग्य सेना नायक नहीं थे जो डुप्ले की मदद कर पाते। हालांकि चार साहब की हत्या के बाद, कर्नाटक की पराजय के बाद भी डुप्ले हार नहीं मानता है और उसने अपनी इस जो बाजी थी उस बाजी को पलटने का प्रयास किया। और जो समझौता पहले अंग्रेजों के साथ था उसमें से उन सभी शक्तियों को तोड़कर अपने साथ समझौता, जैसे तंजौर, मैसूर और मराठे जो पहले अंग्रेजों के साथ थे, उनको अपने साथ मिला लिया और एक समझौता उसने किया। और उसके बाद 31 दिसंबर 1752 को उसने पुनः तिरुचिरापल्ली पर घेराबंदी करने का प्रयास किया। तो यह संघर्ष अभी चल रहा है, वह अभी असफल नहीं है। वह एक प्रयास डुप्लेक्स कर ही रहा है कि किस तरह से जो खोई हुई बाजी है, हारा हुआ जुआ है, उसको कैसे जीता जाए। लेकिन यहाँ जिस तरह से लगातार युद्ध चल रहे थे, उससे फ्रांसीसी जो फ्रांस में बैठे हुए अधिकारी थे, वहां की सरकार थी, वो काफी परेशान थे और इसीलिए उसने डुप्लेक्स को बुलाने का निर्णय लिया और तुरंत ही डुप्लेक्स को वापस बुला लिया और एक नया गवर्नर गोडेहू को भारत भेज दिया। डुप्लेक्स के जाने के साथ ही जो फ्रांसीसियों की नीति थी वह समाप्त हो गई और गोडेहू जो नया गवर्नर आया उसने 1754 में अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया, जिस समझौते के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त। और इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद जो निर्णय हुआ, वह निर्णय हुआ कि कोई भी शक्ति एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। नॉन इंटरफेरेंस इन क्वारल ऑफ नेटिव प्रिंसेस, यानी जो देशी रियासत हैं उनके आपसी झगड़े में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो एक निर्णय वो था। दूसरा था कि जो भी क्षेत्र संधि के समय जिसके पास है वो उसी के पास है। सेकेंड कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम है, वह परिणाम डुप्ले की जो नीति है उसकी तो हम कहेंगे कि फ्रांसीसी सरकार के असहयोग के कारण पराजय झेलना पड़ा। लेकिन इस नीति का दूरगामी परिणाम भी हमको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध का परिणाम निकल कर आ रहा है कि अभी तक फ्रांसीसियों ने भारत में जो भी जीता गया था डुप्लेक्स के द्वारा, उसको गोडेहू ने गवा दिया। इस संधि के साथ ही वे समस्त क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधिकार से निकल गए। एक चीज था कि हैदराबाद पर अभी भी फ्रांसीसी प्रभाव था, क्योंकि वहां पर डुप्ले ने बुशी को लगाया था और बुशी ने बाद में दबाव डाला सैनिक मदद के लिए। तो उत्तरी जो सरकार है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उत्तरी सरकार नाम से, जिसमें 4 जिले थे, मुस्तफानगर, एलोर, राजामुंदरी और चिकाकोले, ये 4 जिसकी वार्षिक इनकम लगभग 30 लाख रुपया थी, वो फ्रांसीसियों को दिए गए थे। लेकिन जो कर्नाटक का क्षेत्र था, कर्नाटक के क्षेत्र से बाहर निकल गया।
अब प्रश्न उठता है कि डुप्लेक्स इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इतना उसकी सोच थी, कूटनीतिक रूप से वो सक्षम था, सैनिक रूप से सक्षम था, फिर आखिर उसकी नीति विफल क्यों हुई? उसके पीछे कारण है। पहला कारण है कि डुप्लेक्स के पास अंग्रेजों जैसे कुशल सेना नायक नहीं थे। जैसे अंग्रेजों के पास क्लाइव था, उस तरह का कोई सेना नायक नहीं था। लेली ने उसकी, जो काउंटी लिली है, उसने उसकी वैसी मदद नहीं की। वह खुद कायर निकला, भाग गया तिरचिनापल्ली से, श्रीरंगम में शरण ले ली। तो उस तरह के सेनानायक नहीं थे जो दूरदर्शी थे या डुप्लेक्स की मदद करने वाले। तो एक कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा सामुद्रिक शक्ति में। अगर चूंकि यह जो संघर्ष हो रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका सामुद्रिक शक्तियों की भी रही है, और डुप्लेक्स को भी मालूम था कि सामुद्रिक शक्ति में जो ब्रिटेन है वो फ्रांसीसियों की तुलना में काफी अधिक है, वो काफी शक्तिशाली है। तो इसलिए वो अंग्रेजों का इस तरह से मुकाबला नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दोनों कंपनियों का स्वरूप भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। कंपनी को मालूम था कि भारत में जो कुछ हम जीतेंगे, वो जो लाभांश आएगा उससे उनको फायदा होगा, तो वो आपस में बटेगा। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, तो वह डायरेक्ट सरकार के द्वारा नियंत्रित होती थी, और इसीलिए कंपनी के कर्मचारी उस तरह की रुचि नहीं लेते थे। और फ्रांसीसी सरकार भी वह दूरदर्शिता नहीं दिखा पाई, जिसके कारण से 1754 के जो आपको संधि समझौता हो रहा है, उस संधि समझौते के द्वारा बहुत कुछ लाभ आपको हम देख रहे हैं कि वह समाप्त हो रहा है। वो जो भी प्राप्त हुआ था वह ये लोग धीरे धीरे गंवा रहे हैं। तो यही है आपका सेकेंड कर्नाटक युद्ध। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?